हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने इस वीडियो में साइंस के टॉप एमसीक्यूज़ जो 2026 में आएंगे उनसे रिलेटेड प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं और एक एक विकल्प को हम समझाएंगे। आप ध्यान से ज़रा समझें, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2026 के पेपर में आपको मोस्टली क्वेश्चन इसी से प्राप्त होंगे। बच्चों देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो होता है ऐसा पोषण होता है जिसमें अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाया जाता है। तो इसमें जितने भी आपके उत्पाद होते हैं यानी पौधे हैं सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए, स्वपोषी पोषण में क्या जरूरी होता है, आपका CO2 एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपर्युक्त सभी। तो देख रहे हैं आपको इस क्रिया में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए और क्लोरोफिल यानी पत्तियों का रंग हरा होना बहुत ज़रूरी है और ये क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही होती है। तो आप तीनों विकल्प आपके सही हैं बच्चों। तो हमारा जो सही विकल्प है वो कौन सा है, विकल्प डी आपका एग्जैक्ट क्लियर है। समझ गए होंगे बच्चों आप। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं इस क्रिया के द्वारा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि क्या क्या जरूरी था। प्रकाश संश्लेषण यानी स्वपोषी पोषण एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही भोजन का निर्माण किया जाता है। तो देखिए इसमें किसका संश्लेषण नहीं होता है, जो ये हमारा कह रहा है संश्लेषण नहीं होता मतलब क्या चीज़ बन के नहीं आता है। देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन हमारा बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज होता है। अभी ऊपर वाले आप क्वेश्चन में देखा था CO2 यूज हो रहा है, यहाँ पर जल भी बनता है और ग्लूकोज भी बनता है। तो किसका संश्लेषण नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण नहीं होता है। क्या बनता है हमारा, ऑक्सीजन बनता है, जलवाष्प बनता है और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधे लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। तो वायु प्रदूषण आपको जानते हैं कि गैसों के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो क्रियाएं दी गई हैं, पहली तो श्वसन क्रिया दी गई है, ठीक है। श्वसन क्रिया जो होती है सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी श्वसन करते हैं और इसमें CO2 का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और तीसरा है प्रोटीन संश्लेषण। तो देखिए इसमें वायु प्रदूषण को कम करने वाली क्रिया कौन सी है, वायु प्रदूषण को कम करने वाली क्रिया जो है आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ हमारा वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन जानते हो क्या होता है, वाष्प का उत्सर्जन हुआ तो प्रदूषण कम करने की क्रिया हमारी ये हो गई, प्रकाश संश्लेषण हो गई, ठीक है ना बच्चों। आप समझ गए होंगे वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, क्योंकि इसमें हमारी ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करती है, प्रदूषण को कम करती है, वायु प्रदूषण को कम करती है, ठीक है। चौथा देखिए हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर किया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहां पर हमारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, छोटी आंत में, दूसरा ऑप्शन है आमाशय में, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय में और चौथा ऑप्शन है हमारा बड़ी आंत में, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ये आपके सब आहार नलिका के भाग हैं बच्चों। तो देखिए छोटी आंत में तो आपको पता है कि रसांकुर पाए जाते हैं, यहाँ पर जो भोजन का अवशोषण करते हैं, भोजन में जो अवशोषित करते हैं पोषक पदार्थों को। और इसमें क्या है, ये आमाशय है हमारा, ठीक है। आमाशय में ही जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावण करती हैं। कौन सा ऑप्शन सही हमारा, आमाशय इसमें सही होगा ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। और अग्नाशय ये ऐसी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि कौन है,
तो इसमें हमारा अग्नाशय आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। इस तरह से एक एक विकल्प को हमने आपको बताया, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा पित्त का संश्लेषण होता है, यानी यहाँ पर हमारी कुछ ग्रंथियाँ दी हैं, कुछ भाग दिए गए हैं, तो उसमें पित्त का संश्लेषण किस में होता है ये बताना है। पहला है पित्ताशय में, दूसरा वृक्कों में, तीसरा है यकृत में, चौथा है आमाशय में। तो देखिए कहाँ पित्त रस का श्रावण होता है, यानी पित्त रस कहाँ संश्लेषित होता है। आपको देखिए पित्ताशय जो होता है यहाँ पर पित्त आकर के इकट्ठा होता है, ठीक है ना, यानी स्टोर होता है यहाँ पर पित्ताशय में। और वृक्क का काम है रक्त को छानना, यूरिन को छानना, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर शरीर के निकाल देना। इसके बाद देखिए जो यकृत है, इस ये वाला जो ग्रंथि, ये वाला हमारा विकल्प सही है। यकृत में ही पित्त रस बनता है, पित्त रस का संश्लेषण होता है। और बच्चों क्या है, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका वजन 1.5 किलो के आसपास होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बच्चों, यकृत है। ठीक है, आमाशय के बारे में अभी हमने बात किया था, आमाशय में हमारा जठर रस निकलता है। तो पित्त रस का संश्लेषण कहाँ होता है बच्चों, समझ गए होंगे, हमारे यकृत में होता है। क्लियर बच्चों। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की, यानी बच्चे जो बचपन में जन्म लेते हैं उसके बाद उनमें दूध के दांत निकलते हैं, जो गिर करके नए दांत बनते हैं बाद में। तो कुल दांतों की संख्या तो 32 होती है। आप जानते हैं जो एडल्ट पर्सन होता है, जवान व्यक्ति है, उसके मुख में दांतों की संख्या 32 होती है। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं वो बच्चों कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो एक के गोले को हम काला करेंगे, इसका ऑप्शन जो होगा। हाँ बच्चों, तो वयस्क व्यक्ति में जो जवान व्यक्ति होता है उसमें 32 दांतों की संख्या होती है। और दांत 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है 4 प्रकार के दांत हैं आपके। और इनका जो है 21-23/21-23 ये फार्मूला होता है, दंत सूत्र है। तो इसमें ये जो होते हैं ये वाले कृंतक दांत हैं, और ये रदनक होते हैं, ये अग्र चवड़क होते हैं, और 3 जोड़ी आपके चवड़क दांत होते हैं। ठीक है, ये 2-2 पेयर हैं। पहले जबड़े में 2 जोड़ी कृंतक हो गए, 1 जोड़ी रदनक हो गया, 2 जोड़ी अग्र चवड़क हो गया, और 3 जोड़ी जो है आपके क्या है, चवड़क दांत है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये दांतों का सूत्र है 21-23/21, इससे आप कृंतक, रदनक, अग्र चवड़क और चवड़क दांतों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं भैया, 20 होते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करना है हमें, मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार ग्रंथियां आपको पता है कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी यानी 6 होती है बच्चों। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमारे पास लार में जो है पहला ऑप्शन हमारा टाइलिन, ये भी पाया जाता है। लाइसोजाइम, ये भी पाया जाता है। पेप्सिन नहीं पाया जाता, ये पेप्सिन हमारे आमाशय में निकलता है बच्चों। तो हमारे ऑप्शन दोनों सही हैं, यानी ए और बी, अर्थात डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है। पेपर में ये ए और बी करके भी आ सकता है। तो इस तरह से देखिए हमने 7वां क्वेश्चन किया। ठीक है, हाँ बच्चों, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए साइंस का हम लोग पढ़ रहे हैं। मल्टीपल क्वेश्चन आपके जो 2026 में आने वाले हैं वही क्वेश्चंस हैं, देखिए आप जरा इनको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, कूपिका यानी वायु कोशिका पाई जाती है बच्चों। कहाँ पाई जाती है कूपिका, किस में पाई जाती है, किस ऑर्गन्स में। पहला हमारा यकृत में, दूसरा क्या है बच्चों, फेफड़ों में, तीसरा क्या है, आमाशय में, चौथा क्या, जीभ में। तो बच्चों ध्यान से देखिए जरा, ये कूपिका जो है, कूपिका मतलब ये वायु कोशिका है, यानी हवा भरती है। तो आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस लगा करके, कहाँ हवा भरती, कहाँ सांस लेते हैं, जब हम फेफड़ों में जाते हैं तभी हवा जाती है, तो वहीं भरती होगी। यकृत तो हमने बताया था, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहाँ पर पित्त रस बनता है बच्चों। और फेफड़े हैं ये श्वसन के लिए कार्य करते हैं, तो इसमें हमारी बहुत सी कूपिकाएँ पाई जाती हैं जहाँ पर हवा भरती है, यानी O2 भरती है और CO2 बाहर आती है ना बच्चों। तो देखिए ये हमारा श्वसन का प्रमुख अंग है, फेफड़ा है। और आप समझ गए होंगे आमाशय क्या, आमाशय हमारा ये पाचन तंत्र से रिलेटेड है। और जीभ क्या है, जीभ तो आपको पता है स्वाद बताती है, ये हमारी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन।
देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग क्लियर कर लिए बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा पादपों में जाइलम का कार्य क्या है। जो पादप होते हैं बच्चों उसमें जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं पाई जाती हैं, ये पतली पतली नसें टाइप की होती हैं। तो जाइलम का कार्य क्या है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जल का परिवहन, दूसरा है भोजन का स्थानांतरण, तीसरा है अमीनो अम्ल का स्थानांतरण और चौथा है O2 का स्थानांतरण, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जाइलम जो है, जाइलम का कार्य है जल परिवहन करना, यानी जाइलम वाहिकाएं होती हैं जो जमीन से जल को कहाँ पहुँचाती हैं, पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुँचाती हैं। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। देखिए जाइलम, जा मतलब जल हो गया। ठीक बच्चों, ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जाइलम मतलब जा मतलब जल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में जाइलम का कार्य क्या था, अब यहाँ पर फ्लोएम की बात आती है। फ्लोएम का कार्य क्या है, ये भी हमारी वाहिकाएं हैं, पौधे में पाई जाती हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन क्या है, जल व खनिज लवण का परिवहन, ठीक है ना बच्चों। और दूसरा क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों का परिवहन। और तीसरा कह रहा है वाष्पोत्सर्जन। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी जल और खनिज लवण की बात आती है, तो अभी हम लोगों ने जाइलम पढ़ा, तो जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं जल और खनिज लवण को लेकर के पौधे में जाती हैं विभिन्न भागों तक। और वाष्पोत्सर्जनी प्रक्रिया है पानी का भाप बन के पत्तियों से बाहर निकलना स्टोमेटा के द्वारा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये हमारा है खाद्य पदार्थों का परिवहन बच्चों। कौन सा है, खाद्य पदार्थों का परिवहन। जैसे हमारे हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ा था बच्चों, तो उसमें हमारा ग्लूकोज बनता था। तो ग्लूकोज जो है वो खाद्य पदार्थ होता है, उस ग्लूकोज को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज ऊर्जा देता है, जो भी क्रिया कार्य होते हैं उनके लिए आवश्यक है बच्चों। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए फ्लोएम, एफ यानी फूड, इससे भी टिक से आप याद कर लेंगे। फ्लोएम मीन्स फूड पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इजीली से याद कर लेंगे। हम आपको एक एक ऑप्शन का क्लियरेंस दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। रक्तदाब को हम लोग इंग्लिश में ब्लड प्रेशर यानी बीपी कहते हैं, है ना। और बीपी से बहुत आजकल समस्याएं आ रही हैं, बहुत लोग ग्रसित हो रहे हैं बच्चों। तो बीपी देखिए नॉर्मल जो हेल्दी व्यक्ति होता है उसका बीपी कितना होता है, तो इसका लेवल होता है एक हायर लेवल, एक तक लोअर लेवल होता है, यानी अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है ना, 2 दाब होते हैं, प्रकुंचन, ठीक है, और सकुंचन दाब 2 होते हैं। जब हमारा हृदय दबता है तो सकुंचन होता है। तो हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर रक्तदाब दिया है 140 से 90 नहीं है बच्चों, 120 से 80 यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। जो हमारा अधिकतम दाब होता है ब्लड प्रेशर वो होता है 120 और न्यूनतम कितना होता है 80। अगर इन दोनों के बीच में हमारा ब्लड प्रेशर रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति का यही आपका बीपी होता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छी तरह से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाँ तो बच्चों देखिए ये फेफड़ों में नहीं होगा क्योंकि आपको रुधिर की बात हो रही। जब भी रुधिर की बात होती है तो यहाँ पर ये हृदय होता है बच्चों। क्या होता है, हृदय है ये आपका। क्या है ये, एरर हो गया, इसको सही कर लेंगे। देखिए हृदय, हृदय हमारे शरीर का जो परिवहन अंग होता है, शरीर में ब्लड का संचार यही करता है बच्चों। तो क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, रुधिर हृदय में शुद्ध रुधिर आता है। आपको पता है हृदय के कितने भाग होते हैं बच्चों, 4 पार्ट्स में होता है। पहला आपका आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। देखिए यहाँ पर 2 आलिंद 2 निलय ने दर्शाया है। ठीक है, जो शुद्ध रुधिर आता है वो हमारे किस में आता है ये हम पता करेंगे इस ऑप्शन के द्वारा। दाएं निलय में, बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में और बाएं निलय में, है ना बच्चों। तो देखिए निलय जो है हृदय का नीचे का भाग है और फुफ्फुस शिराएं जो होती हैं वो लेकर के शुद्ध रुधिर को हमारे बाएं आलिंद में लेकर के आती है, यानी बाएं भाग में हमारा शुद्ध रुधिर आता है। कहाँ से आता है, फेफड़ों के द्वारा आता है। ठीक है ना बच्चों, तो समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 12। हृदय में शुद्ध रुधिर आता है, कहाँ से आता है, शुद्ध रुधिर आता है
बाएं आलिंद में मिलता है और कहाँ से आता है? फेफड़ों से आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ जाता है हृदय में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है फेफड़ों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये हृदय है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, कह रहा है कि कौन सी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है बच्चों? कैसा रुधिर? शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। आपने धमनी और शिरा में अंतर पढ़ा होगा। तो धमनी और शिरा में आपको पता है कि धमनियों में मोस्टली शुद्ध रुधिर ही बहता है और शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन ये थोड़ा अपवाद होता है इसके अंदर। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सी शिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो बच्चों, तो देखिए इसमें हमारी कौन सी, पहला ऑप्शन पल्मोनरी, दूसरा ग्रीवा, तीसरा पश्चिमा शिरा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिर्फ हमारा इसमें क्या है, ये पल्मोनरी है, पल्मोनरी शिरा होती है, इसमें हमारा शुद्ध रुधिर आता है। इसको हम फुफ्फुस शिरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं। ये ग्रीवा मीन्स गर्दन होता है। ऑप्शन गलत कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तो आप कट कर दिया करिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये पॉसिबल है ना। इस तरह से भी हम लोग कॉमन सेंस लगा के करेंगे। जब नहीं आएगा क्वेश्चन को, आपको ऐसे सभी क्वेश्चन तैयार होंगे, आ जाएंगे, कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों। यूरिया, देखिए यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? आप लोग सोच रहे होंगे यूरिया एक फर्टिलाइजर होता है, ठीक है ना। और ये हमारे शरीर में कैसे होता है? हमारे शरीर में भी यूरिया बनता है। आपके प्रतिदिन हम लोग मूत्र त्यागते हैं, उसमें यूरिया की मात्रा होती है बच्चों। और यूरिया फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन से युक्त होता है। तो देखिए यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है बच्चों? तो देखिए पहला तो हमारा आमाशय आ गया। तो आमाशय तो आपका पता है पाचन तंत्र का ये जे आकार का थैला होता है जहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है। अग्नाशय हमने बताया था कि ये अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर समझ लीजिए। देखिए दूसरा यकृत और वृक्क। तो यहाँ पर हमारा जो लीवर है वो चेंज करता है, यूरिया को अमोनिया में बदल देता है, यूरिक अमोनिक अम्ल यानी यूरिक अम्ल के रूप में, और किडनी उसको छान के बाहर निकाल देती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मूत्र का निर्माण होता है, यानी हमारे शरीर में जो मूत्र बनता है, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, उसमें यूरिया की मात्रा होती है, तो वो कहाँ बनता है बच्चों? तो ये आप देखिए वृक्क में, आमाशय में, प्लीहा में, हृदय में। तो अभी अभी आपने पढ़ा है हृदय में तो हो नहीं सकता, क्योंकि हृदय हमारा परिवहन का अंग है, ब्लड का परिवहन करता है शरीर में। प्लीहा एक हमारा पार्ट है जहाँ पर ब्लड भी बनता है, और आमाशय आपको पता ही पाचन तंत्र से रिलेटेड है। तो हमारा मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है बच्चों? 2 होती है, एक लेफ्ट एक राइट होती है, बाएं किडनी और दाएं किडनी होती है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुर्दे की इकाई, जो गुर्दा है, हम वृक्क को ही गुर्दा कहते हैं, यानी किडनी को गुर्दा कहते हैं। तो वृक्क की इकाई हमारी क्या है, यानी गुर्दे की इकाई क्या है जो उत्सर्जन में भाग लेती है? तो जो हमारी गुर्दा होता है, गुर्दे में जो भाग है उसको हमें बताना है। देखिए यहाँ पर पहला दिया तंत्रिका, हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है तंत्रिका यानी न्यूरॉन। तो दूसरा है वृक्काणु है, नेफ्रॉन, साइटोन और म्यूटॉन। बच्चों देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही? तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में संवेदना का कार्य करता है। पूरी तंत्रिकाएं होती है शरीर में, लाखों की संख्या में होती हैं। दूसरा है वृक्काणु। तो ये वृक्काणु जो होता है यही है हमारा, इसको नेफ्रॉन इंग्लिश में कहते हैं। ये हमारा गुर्दे की इकाई है, यानी वृक्क की इकाई है। देखिए वृक्क से वृक्काणु समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, ये गुर्दे वाला तो हो गया, गुर्दे की इकाई में उत्सर्जन का काम करता है। कौन उत्सर्जन करता है? आपका नेफ्रॉन यानी वृक्काणु बच्चों है, वृक्क ने लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। 17 को वॉच आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। रक्त दाब नापा जाता है, यानी बीपी की बात की थी हमने अभी की थी। 120 से 80 तक नॉर्मल होता है स्वस्थ व्यक्ति का। तो बीपी को किससे नापा जाता है बच्चों?
तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा स्टेथोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप एंड स्पिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टेथोस्कोप, ये जो डॉक्टर जिसका दिल की धड़कन को देखते हैं, है ना, वो होता है आपका, तो ये तो नहीं होगा। माइक्रोस्कोप, इससे छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है जो बहुत सूक्ष्म है। और हमारा ये तीसरा ऑप्शन है स्पिग्नोमेनोमीटर, यानी इसको हम किससे नापते हैं बच्चों, स्पिग्नोमेनोमीटर से नापते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ तो बच्चों 18वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसका उत्तरदायी भैया? ऑप्शन देखिए हमारा, ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन है हमारा सोचने के लिए, दूसरा हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा संतुलन के लिए, और चौथा हमारा ये सभी है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मस्तिष्क आपको पता है कि कंट्रोल रूम होता है बॉडी का, यानी पूरे शरीर को नियंत्रित, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सभी को हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो देखिए सोचना भी काम इसका है, हृदय स्पंदन जो हृदय की धड़कन है वो भी इसी को यही कंट्रोल करता है, शरीर को बैलेंस करके रखता है। तो आप देख रहे हो इसमें क्या है, ये सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, यानी सभी कार्य इसके हो गए, ठीक है ना बच्चों। मस्तिष्क दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा और विकसित होता है? जो मस्तिष्क होता है हमारा, उसके 3 पार्ट होते हैं, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और मध्य पश्च मस्तिष्क होता है बच्चों। कौन कौन से भाग? अग्र, पश्च और मध्य, ठीक है, 3 भाग होते हैं। तो तीनों भागों में कोई ना कोई ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हार्मोन जनरेट करती हैं। देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है और विकसित होता है? तो घ्राण पिंड, दूसरा है थैलमस, तीसरा प्रमस्तिष्क, चौथा मीड्यूला ऑब्लांगेटा, इसका पूरा नाम है मीड्यूला ऑब्लांगेटा। देखिए यहाँ पर जो सबसे विकसित भाग है वो आपका प्रमस्तिष्क होता है, मतलब आगे का जो हमारा मस्तिष्क होता है उसी का ये भाग है, ठीक है। इसमें सेरिब्रम इसी में होता है, और ये जितना विकसित होता है बच्चों उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो सभी लोगों का जो क्वांटिटी आपको पता है, कैपेसिटी अलग अलग होती है। जिसका विकसित है बहुत जल्दी से प्रिपेयर करता है, तैयार कर लेता है, चीज़ों को समझ लेता है, सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है अपने हिसाब से। तो समझ गए होंगे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निगलना, खांसना, छींकना नियंत्रित होता है, यानी इसको कौन कंट्रोल करता है? हमारे शरीर में जो खाना हम निगलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो अभी हमने बताया था। तो इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है इसको नियंत्रित करता है, ये हमको पता करना है, बताना है आपको इस ऑप्शन में। बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग जो है इसको करिए और कंटिन्यू शेयर भी करिए और अपने दोस्तों के साथ, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अधिकतम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। निगलना, खांसना, छींकना नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? यहाँ पर अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मीड्यूला ऑब्लांगेटा और थैलमस। तो बच्चों जो है इसमें मीड्यूला ऑब्लांगेटा है, जो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इन सबको नियंत्रित करता है। कौन? मीड्यूला ऑब्लांगेटा। ये वाला हमारा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। मनुष्य का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? आपने देखा होगा हमारे शरीर में पसीना निकल आता है गर्मियों में, तो क्यों निकल आता है? तो आपको पता है कि हमारे शरीर का ताप कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर डिग्री सेल्सियस में आएंगे तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना ताप स्वस्थ व्यक्ति का होता है। अब पिछले क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा, तो इससे ज़्यादा कम ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो ज़्यादा होता है तो क्या करता है, उस ताप को कंट्रोल करने की जो हमारी
ग्रंथि है वो हमें बतानी है बच्चों। पहला अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये वाली जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस है, ये हमारे ताप को, हमारी बॉडी के ताप को नियंत्रित करती है बच्चों। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि तुरंत पसीना निकालती है, जिससे हमारा शरीर हवा के संपर्क में आके ठंडा हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए आपने देखा मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है बच्चों, कौन सा? हाइपोथैलेमस। चलिए 22 क्वेश्चन को देखते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? यानी हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें एक ग्रंथि होती है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि होती है, उसके बारे में हमको बताना है। पहला हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, एड्रिनल। तो देखिए यहाँ पर वृषण क्या है? ये नर जनन अंग का मुख्य अंग होता है। ठीक है, इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलता है और शुक्राणु यहीं पर परिपक्व होते हैं, यहीं पर इसका निर्माण होता है। दूसरा क्या होता है? अंडाशय है ये। तो अंडाशय जो है, ओवरी इसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये आपको पता है फीमेल में पाया जाता है। यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, यहाँ पर अंडे आके रुकते हैं। ठीक है। और दूसरा एड्रिनल ग्रंथि है। चलिए तो ये देखिए, ये नहीं है हमारी, ये भी नहीं है हमारी, जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी क्या है? सही जवाब बच्चों है ये। मास्टर ग्रंथि होती है, इसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसको हम जानते हैं पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया होगा आपका। 23 क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है थायराइड में, पिट्यूटरी में, अंडाशय में, वृषण में। तो ना इसमें होगा ना इसमें होगा। किसमें है? आपका पिट्यूटरी ग्रंथ है, ये पीयूष ग्रंथि, ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है ना, सभी को नियंत्रित, जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में उनको नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ बच्चों, 24वां क्वेश्चन हमारा क्या है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है? पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि वर्धक होता है, वृद्धि निरोधक होता है। ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो देख रहे हैं आपका यहाँ पर आपके हार्मोन्स जो है, इसमें जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो एथिलीन हार्मोन्स है। एथिलीन गैस होती है बच्चों, ये गैसीय हार्मोन्स हो गया। और इसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन वृद्धि वर्धक है, इसको वृद्धि निरोधक कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 देखिए, कह रहा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पहला है हमारा थायराइड ग्रंथि, दूसरा है अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा यकृत ग्रंथि, चौथा वृषण ग्रंथि। ठीक है। तो वृषण, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अग्नाशय है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है ना। कम ज़्यादा अगर होता है तो डायबिटीज़ रोग हो जाता है बच्चों। ये इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से जनरेट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? पहला है हमारा वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से, या अंडाशय से, या अग्नाशय से, या वृक्क से, है ना बच्चों। तो इसमें देखिए हमारा जो वृषण है नर जनन अंग का प्रमुख भाग है, इसी से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इसको नर हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? मादा हार्मोन्स है, तो मादा हार्मोन्स कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये तो हो नहीं सकता बच्चों, अभी हमने देखा था कि वृषण में निकलता है ये। इंसुलिन ये है नहीं। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन तथा इंसुलिन। तो इंसुलिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन डबल बार हो गया, लेकिन हमारा ऑप्शन जो सही ऑप्शन है ये है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, जो है ये मादा हार्मोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों देखिए, निम्न में से कौन सा एकलिंगी पौधा है बच्चों? एकलिंगी पौधा वो पौधा होता है जिसमें नर और मादा अलग अलग पुष्प होते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए पपीता, सरसों, हिबिस्कस एंड मटर, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें जो हमारा पपीता है वो एग्जैक्ट आंसर है। पपीते में नर और मादा अलग अलग पौधे होते हैं, इसमें पुष्प अलग अलग आता है। ठीक है ना बच्चों। तो एकलिंगी पौधा कौन सा है? हमारा पपीता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 पे चलते हैं। 29 क्या कह रहा है? मादा जनन तंत्र का भाग है जिसमें कॉपर टी लगाई जाती है। तो ये मादा जनन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या है? हमारा अंडाशय है, गर्भाशय है, योनि है और अंडवाहिनी है। तो चार पार्ट हो गए हमारे अंडाशय। ये तीनों जो है चारों भाग मादा जनन तंत्र के भाग हैं, लेकिन जो इसमें कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है, कॉपर टी का प्रयोग गर्भाशय में लगाया जाता है। ऐसी युक्ति होती है
जो गर्भ निरोधक का कार्य करती है, यानी गर्भ को धारण करने से रोकती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या था? ऑप्शन बी सही था बच्चों। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 30 देखते हैं हम लोग। पत्तियों द्वारा कायक जनन होता है। फिल्म क्या होता है? ब्रायो फिल्म में पत्तियों द्वारा जनन होता है। इसमें पत्र प्रकलिकाएं पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है ना, क्या पाया जाता है? पत्र प्रकलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ गए हो क्वेश्चन नंबर 3। कायक जनन होता क्या? वैसे कायक जनन क्या होता है? पौधे के किसी भाग से नए पौधे को प्राप्त करना कायक जनन कहलाता है। जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका, तो कलिका इसमें पाई जाती है ब्रायो फिल्म में। ठीक है ना बच्चों, जैसे आलू में तने द्वारा होता है चना, और उसमें चने में बीज द्वारा होता है, गुलाब में उसका तने द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहाँ होता है बच्चों? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ये नर जनन भाग में बनते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा है वृषण, तीसरा है शुक्रवाहिनी वाहिकाओं में, और चौथा यकृत में बच्चों। ठीक है, तो देखिए शुक्राणु क्योंकि नर जनन का भाग है, तो आपका अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग होता है। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं पुरुषों में, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, उन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रवाहिका द्वारा शुक्र का गमन होता है बच्चों। यकृत तो जानते ही क्या, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पहले मैंने बताया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? पहला आपका अमीबा में, दूसरा है पैरामीशियम में, तीसरा ईस्ट में, चौथा लिस्मानिया में। तो मुकुलन द्वारा, यानी मुकुलन को इंग्लिश में हम बडिंग कहते हैं। जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन बच्चों होता है। तो जो ये मुकुलन होता है वो आपका ईस्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉप एमसीक्यूज जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? परागकण का निर्माण कहाँ होता है? देखिए परागकण जो होता है पुष्प का जो है ये पुष्प के नर भाग में होता है। तो पुष्प का जो नर भाग होता है उसमें होता है, आपको पता है पुष्प कितने भाग होते हैं? आपको पता होगा 4 भाग होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या परागकण का निर्माण कहाँ होता है, परागकण बनते कहाँ हैं? ठीक है ना, तो परागकण जो होते हैं कहाँ बनते हैं बच्चों? पराग पुंकेसर में बनते हैं, पुंकेसर होता है इसका। ठीक है, नर भाग है वहाँ बनते हैं और पराग कोश में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो परागकण निर्माण कहाँ होता है? पुंकेसर में होता है और ये पराग कोश में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है बच्चों? तो मानव में जो भ्रूण होता है, जैसे अब आपको पता है कि बच्चे का निर्माण की पहली अवस्था होती है भ्रूण। ठीक है, तो ये आपके गर्भाशय में होता है, आपको पता है। तो वहाँ पर इसको बच्चे को भोजन कैसे प्राप्त होता है ये हम लोगों को पता करना है, यानी बताना इस ऑप्शन में। पहला अंडाशय से मिलता है उसको भोजन, प्लेसेंटा जिसको अपरा कहा जाता है, या ब्रक से मिलता है, या फैलोपियन नलिका से मिलता है बच्चों। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है। प्लेसेंटा होती है एक थैली होती है एक प्रकार की जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ी रहती है और जिससे माँ के द्वारा बच्चे को पोषण प्राप्त होता रहता है। ठीक है ना, ब्लड का संचार उसी से होता रहता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निषेचन के बाद कौन फल में परिवर्तित होता है बच्चों? निषेचन के बाद कौन फल में परिवर्तित होता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर बाह्य दल दिया गया। बाह्य दल हरे रंग के जो होते हैं, पुष्प के बाहरी भाग होता है, तो ये तो है नहीं।
पुंकेसर ये पुष्प का नर भाग है। और देखिए फल में परिवर्तित होता है हमारा अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। पुष्प का जो अंडाशय होता है वो फल बन जाता है। अपरा के बारे में अभी हमने बताया, अपरा क्या है, अपरा क्या है हमने बताया था। अपरा से बच्चे को भ्रूण को पोषण मिलता है, जो भ्रूण बनता है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पुष्प के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं बच्चों? पुष्प के 3, 4, 5, 6। तो आप जानते हैं कितने भाग होते हैं, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इसका। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदल, दूसरा होता है दलपुंज। कौन कौन से भाग होते हैं? बाह्यदल, दलपुंज और पुमंग, जायांग। ठीक है, तो इस तरह से 4 भाग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे देखते हैं। 37, नलबंदी शल्य क्रिया विधि की जाती है। नलबंदी प्रक्रिया ऐसी है जो निषेचन को रोकती है बच्चों। मादाओं में होती है या नरों में होती है या ए बी दोनों में होती है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो नलबंदी जो होता है बच्चों, नलबंदी मादाओं में होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें नलबंदी पाया जाता है और पुरुषों में नसबंदी होता है, ठीक है ना। उसमें नस को काट के बंद कर दिया जाता है। इसमें जो नल होता है जिससे अंडाणु आता है उसको बंद कर दिया जाता है काट के, ठीक है। तो इस तरह समझ गए ये नलबंदी क्या है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारा कह रहा है आनुवांशिकता के पिता कौन है बच्चों? आनुवांशिकता के पिता कौन है? तो आनुवांशिकता क्या है आपको जानते हैं, माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुंचाना, जो पहुंचते हैं वो आनुवांशिकता होता है उससे रिलेटेड। तो इसके जनक कौन है, यानी इसके पिता कौन है, इसको किसने खोजा था? डार्विन ने। 4 ऑप्शन है हमारे, डार्विन, लैमार्क, ग्रेगर जॉन मेंडल और वाटसन बच्चों। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल बच्चों, यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था और ये चर्च में गिरजाघर के पादरी थे और ये मटर के पौधे बोया करते थे। उसी पर उन्होंने सर्च करके जो है ये आनुवांशिकता के नियम दिए हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्लियर हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पुनरुद्भवन पाया जाता है, ये जनन की प्रक्रिया है बच्चों। इसमें जनन में मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, विखंडन है, इस तरह से कई प्रकार से होता है। तो ये पुनरुद्भवन किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा प्लेनेरिया है, दूसरा हमारा पैरामीशियम है और तीसरा हमारा हाइड्रा में बच्चों। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए व सी दोनों कह रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन बच्चों सही होगा, ए व सी दोनों होगा। प्लेनेरियम भी पाया जाता है और हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन पाया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा नर जननांग है? पहला है जायांग, दूसरा पुमंग, अंडप और परागनली। देखिए इसमें देखिए हमारा पहला जो है जायांग, ये पुष्प का मादा जननांग होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ये आपका ऑप्शन जो है ये क्लियर है, पुमंग, ठीक है। पुमंग जो होता है पुष्प का नर जननांग होता है और पुमंग की एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं और ये सब पुंकेसर मिल करके ही पुमंग का निर्माण करते हैं। पुंकेसर में ही परागकोश पाया जाता है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है बच्चों, कितनी होती है? गुणसूत्र जो होता है इसमें जीन इकाई होती है, पाई जाती है, जो आनुवांशिकता की इकाई होती है, जो माता पिता के लक्षणों को संतानों तक ले जाती है बच्चों। तो इनकी संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 47, 45। कौन सी होती है बच्चों? 23 जोड़ी, यानी 23 जोड़ी मतलब 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में, ठीक है। डी क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा गुणसूत्रों में पाया जाता है। गुणसूत्रों में क्या होता है? आरएनए, डीएनए,
डीएनए व प्रोटीन इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें से जो है हमारा जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 43 क्वेश्चन कह रहा है, देखो बच्चों, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ प्राप्त की थी? मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो मेंडल ने जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी आपकी गिरजाघर में प्राप्त की थी बच्चों। गिरजाघर के बाद में पादरी भी बने वो, और गिरजाघर से ही उन्होंने आपकी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद देखिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? जीनोटाइप, ठीक है, जीन जो बताया था हमने वही जीनोटाइप अनुपात होता है। तो एक संकर क्रॉस में यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। एक ऑप्शन है 3:1, दूसरा है 1:2:1, तीसरा है 9:3:3 और चौथा है 1:3:1। तो बच्चों इसमें से आपका कौन सा अनुपात देखना है? जीनोटाइप अनुपात देखना है, जीनी अनुपात देखना है। तो जीनी अनुपात में हमारा होता है 1:2:1। ठीक है ना बच्चों। एक बात इसके बाद देखिए, इसमें जैसे 4 पौधे बोएंगे तो आपके एक लंबा पौधा मिलेगा, 2 संकर लंबे मिलेंगे, एक बौना पौधा मिलेगा। ये है जीनोटाइप अनुपात। अब देखिए 45 नंबर, एक संकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? फिनोटाइप अनुपात जो होता है संरचना को देख के बताया जाता है। तो इसमें हमारा ये तो है नहीं, 3:1 है, दूसरा 1:3:1, 9:3:3 है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? 3:1 है बच्चों, क्योंकि यही हमारा फिनोटाइप अनुपात है। इसमें 3 लंबे मिलेंगे और एक बौना, क्योंकि हमने बताया था एक प्योर लंबा होगा और 2 संकर लंबे, 3 लंबे हो गए। तो फिनोटाइप में जो है बाहरी आकार, बाहरी आकृति को देखा जाता है। जीनोटाइप में आंतरिक संरचना से रिलेटेड होता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 46 की बात करते हैं। तो इस तरह से हमारा 44, 45 हो गया। 46 देखिए, मानव मादा का जीनोटाइप क्या होता है? तो मानव मादा का जीनोटाइप होगा, क्या होगा? तो इसमें XX जीनोटाइप होगा। ये जीन होते हैं, XX जीन है, इसमें XY जीन है, इसमें YY जीन है, ये सभी हैं। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों? XY पुरुषों में पाया जाता है, ये मादा का हो गया। X और X ये हमारा मादा का जीनोटाइप हो गया। ये पुरुष का जीनोटाइप होता है, ये तो रॉन्ग है और वो तो ऑप्शन चौथा है। देखिए यहाँ पर 47 कह रहा है, 47 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 47 क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के, अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था मटर गार्डन पी पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे, मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया बच्चों? यानी कौन कौन से उन्होंने पौधे लिए अपने प्रयोग में? पहला है गोल झुर्रीदार बीज, यानी उन्होंने गोल और झुर्रीदार बीज का उपयोग किया। दूसरा लंबे और बौने पौधे लिए, और सफ़ेद बैंगनी पुष्प, यानी सफ़ेद पुष्प और बैंगनी पुष्प उन्होंने लिए। तो ये देखिए सभी पेयर उन्होंने लिए थे। इनमें से सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। उन्होंने इन सभी का प्रयोग किया अपने प्रयोगों में। ठीक है, इस तरह से वो आनुवंशिकता के जनक कहलाए और उन्होंने आनुवंशिकता को खोजा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। हम लोग MCQs पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।